हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिग्नोपीडिया बाय अमरीश भारती। ये वीडियो BHIC 131 के ऊपर है। आप सभी मेरे बातों को 1 मिनट तक बहुत गौर से सुनिएगा। मैं इस पेपर में दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको मैं की कंसेप्ट्स बता दूंगा और फॉर्मेट बता दूंगा किस रूप में आपका जून 2025 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिछले 3 वर्ष का पेपर सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको उससे इम्पोर्टेंट मिल जाए। ये वीडियो 2 घंटे तक चल सकता है, लेकिन अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से अगर इस वीडियो को अच्छे से देखो तो आई कैन एंश्योर यू दैट you can get at least 70% mark at max 90%। एंड हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट कि आपको काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली पढ़ना चाहिए। एंड इसमें जस्ट पॉइंट याद करने से नहीं होता है, आपको आंसर फ्रेम करना भी आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। मोस्ट वेलकम। अभी हम नीरज पब्लिकेशन के बुक को थोड़ा गो थ्रू करने वाले हैं। विल गेट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक। जस्ट विल गो थ्रू few of the previous questions and then I will provide in detail solutions to these questions। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इन टोटलिटी अगर इस किताब को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देयर इज़ अ पैटर्न, देयर इज़ अ कनेक्शन और you can say link between few chapters which has been asked in the same format in every year। So let us begin। So these are the chapters: hunter gatherers, you can see Harappan civilization, the birth of Indian history started from Indus Valley civilization। Do you agree or not? हिंदू घाटी की सभ्यता से भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। ठीक है। सो नो चैल्कोलिथिक पीरियड, अर्ली आयरन एज, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। मैं चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। जनपद, महाजनपद, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन आता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चन कॉमन आता है। अलेक्जेंडर इन्वेजन, देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऐसे करते करते ग्रोथ ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। यू कैन सी, जब मैंने एग्जाम दिया था दैट वाज जून 2023, तब यहाँ से कुछ क्वेश्चन कॉमन आए थे। आई शो यू। देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ बायोग्राफीज, पोइट्री एंड ड्रामा एज सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर 1, पेज नंबर 1। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखिए, न्यूलिथिक, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। राइट अ नोट ऑन इमर्जेंस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, नोट करते चलिएगा। देन यू हैव मेसोलिथिक एज। अब यहीं से देखिए, हरप्पन सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक एज, एंड देन यू हैव दिस न्यूलिथिक कल्चर। न्यू मतलब नया, न्यू मतलब नया, ठीक है। रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन्स। नाउ सी, हरप्पन्स, अर्ली वैदिक इकोनॉमी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। देखिए, ये क्वेश्चन ना आपके 2025 में ज़रूर आएगा। देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि इससे। एंड देन यू हैव महाजनपद्स, 60 महाजनपद्स, उनसे भी 110% क्वेश्चन आएंगे। नाउ यू कैन सी यू हैव डिस्कस द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जी का मेन टीचिंग्स। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑन इंडिया। राइट एन एसे ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी अंडर द मौर्यस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: महाजनपद्स, सातवाहनास, द 5 eco zones of ancient Tamila coins as a medium of exchange in post-Mauryan India। Now I'm telling you one thing, 60% of the questions will get repeated, ठीक है। If you study past 5 years paper, just by studying 1 year paper, you can get 60% common questions। But if you just go with the flow, अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं 2 घंटे तक, तो आपका 90% भी इसमें आ सकता है। I'll discuss all the answers in detail, बने रहिए मेरे साथ। Now you have February 2021, history of India from the earliest times up to 300 century। First question was evaluate the Buddhist and Jain literature as source of ancient Indian history। Second is critically discuss the various theories of the decline of Harappan civilization। देखिए, यहाँ पे हरप्पन आया, आपके वहाँ पे रिपीट किया था। What are the salient features of the later Vedic economy? What are the salient features of the later Vedic economy? The importance of pastoralism declines। ऐसे करते करते मेजर जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन हिस्ट्री। देखिए, अभी आप क्वेश्चंस की पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। नाउ यू कैन कम हियर। The Aryan invasion, then Iron Age, then what kind of changes do we see in the society of period 6th to 4th century BC? Discuss the nature of the revenue administration under the Mauryas। Write an essay on 3 different kinds of chiefdoms in ancient Tamil। देखिए, तमिल लिटरेचर रिपीट हुआ, रिलीजियस एक्सटेंशन यहाँ से आपको समझ आ रहा है, ठीक है। Then you will have
टीचिंग्स ऑफ महावीर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देन सातवाहनस देखिए। नाउ यू कैन सी कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे सातवाहनस अर्थशास्त्र, तमिल लिटरेचर, एंशियंट इन्वेशन, देन हरप्पन सिविलाइजेशन एंड बुद्धिज्म एंड जैन लिटरेचर। अब देखिए मैक्स क्वेश्चन रिपीट हुए। द न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर हमारा ताज है, हमारे देश का शान है, हमें उस पर गर्व है। सेक्शन सेकंड ऐसे करके जस्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, कैसे पूछे जा रहे क्वेश्चन। चलिए तो लेट्स बिगिन विद दिस बुक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री की बुक है, काफ़ी मोटी है, ठीक है, देख सकते हैं ये राइट, ये जैसे लेकिन सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। यूनिट तो टोटल 17 है, लेकिन इनमें से कुछ यूनिट्स है जो आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गहरे रूप से किताब से अगर आप पढ़ पाओ तो ज़रूर पढ़िए। दैट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन, देन काइंडली गो टू अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड चैल्कोलिथिक ऑल्सो। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है 110%। देन गो थ्रू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड रिलीजियस आइडियाज, अलेक्जेंडर इन्वेजन, देन काइंडली गो थ्रू तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, और लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, इसको मैं काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आप एक चीज़ नोटिस दिमाग में ये रखिएगा कि जो मैं यहाँ से करा रहा हूँ इट विल हैव 10 मार्क्स। अभी से 10 मिनट तक आप वीडियो देखने वाले हो, दैट विल गारंटी यू 10 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा। देखिए, एक मैं बात बताना चाहता हूँ आप सभी को, हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी comprehensive. It has a lot of theory portion to learn and you have to write genuine answers. ठीक है, हमने क्या कि पढ़ लिया, कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लिए, लिख दिए, नहीं जी, आपको जो 200-250 शब्द लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, सच बताऊँ तो 100 वर्ड भी ढंग से याद नहीं हो पाता है, लेकिन इन हिस्ट्री इफ यू वांट टू गेट मार्क्स यू हैव टू राइट नाइसली। सो लेट अस कम टू दिस पैलियोलिथिक एज। देखिए, याद करने का मैं सही तरीका बताता हूँ। पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब पहले, ठीक है, याद रखेगा, पैलियो मतलब पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 20 लाख साल आगे। पीरियड व्हेन आइस कवर्ड अर्थ सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। देखिए, ये चीज़ तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने कुछ स्मॉलर यूनिट्स पे तोड़ दिया। जैसे इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, लोअर, मिडिल एंड अपर। इसमें क्या टूल्स यूज हुए हैं? हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग टूल्स, फ्लेक्स एंड स्क्रेपर। ठीक है, साइट्स, रिवर लाइक ताप्ती, गोदावरी एंड कावेरी। देन यू विल हैव हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। इसमें किस किस जानवर पे हंटिंग होता था? एनिमल्स लाइक ऑक्स, बाइसन, नीलगाय, डियर, बर्ड्स एंड फिशेस। और पेंटिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, टाइगर्स, बाइसन एंड राइनोस। अब देखिए, हमारे ये जो किताब है, ठीक है, ये इससे, और मैं जब आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा देन आई विल गिव यू इन डिटेल पैलियोलिथिक, और मैं टेलीग्राम पे भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक के बारे में अपडेट कर दूँगा। आप क्या करना कि ये सारे पॉइंट्स तो याद करना ही है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप कुछ थ्योरी चीज़ को इसमें घुसा सकते हो, घुसा के आंसर फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि आपको 150 to 200 वर्ड्स में आंसर करना है। नेक्स्ट यू हैव मीसोलिथिक एज। देखिए, पैलियोलिथिक पहले, मीसोलिथिक मिडिल, नियोलिथिक नया। पैलियोलिथिक पहले, मीसोलिथिक बीच, नियोलिथिक बस नया। ओके, नाउ मीसोलिथिक। The Mesolithic age was the transitional phase between Paleolithic and the Neolithic age. Introduction हो गया, ठीक है। It started around 8000 BCE. अब देखिए, 8000 BCE के अराउंड में इसका उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि अगर हम अपना इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट होता है या एंशियंट कहाँ से एंड होता है? तो दसराजन वॉर है ना, वो एक ट्रांजिशनल फेज हो गया। ठीक है, इन द सेम में मेसोलिथिक में ये जो 8000 BC का जो है ये एक मिडिल फेज हो गया। Then you have temperatures rose, climate become warm and dry. So this was when ice covered the earth's surface. 3 में टुकड़े तोड़े गए हैं, लोअर, मिडिल, अपर। यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि टेम्परेचर रोज, climate become warm and dry. Then you have humans being started using small stones. Tools ranges from 1 to 8 centimeters. This is very important point which you have to learn. That is the tools which they use was between 1 to 8 centimeters. Blade and pointed sharp tools were used. And the rivers were Tapti, Narmada, coastal plains, Chota Nagpur Plateau and Krishna River. ठीक है, so these are all the things which you have to learn. You have to learn, and I'm telling you, this will come 100%. There is a probability. ठीक है, it would मतलब hypothetical situation हो सकता है। ठीक है, then you have Neolithic culture. Neo मतलब नया। Human communication entered a new stage of culture during this period. मतलब कि एक नया तरीके का जनजीवन, जनजाति, पर्यावरण, उत्पत्ति, एडेप्टेशन, एक नया तरीके का कल्चर अडॉप्ट होना स्टार्ट हुआ। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड बाय कल्टिवेटिंग सीरियल्स लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस। देखिए, यहाँ तक जब आपने पैलियोलिथिक पढ़ा, जब आपने चाल्कोलिथिक पढ़ा, तो
सॉरी मीसोलिथिक पढ़ा, तो आपने ये देखा होगा कि हम किसी और पे डिपेंड होते थे खाने के लिए, जस्ट लाइक वी यूज टू किल एनिमल्स, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। अभी अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे न्यूलिथिक में, वी ग्रो फूड, वी कल्टिवेट सीरियल्स लाइक बार्ली, व्हीट एंड राइस। दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग सम स्पीशीज फॉर मिल्क एंड मीट, ठीक है। न्यू टूल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखिए चेंजेस तो आएंगे ही, ठीक है ना, डार्विन का थियरी है, इवोल्यूशन, ठीक है। स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मोर स्किलफुली मेड, बिल्कुल। The following characteristics traits represent Neolithic culture: grinding and polished stones, manufacture of pottery, agriculture practice, domestication of animals. This you have to learn characteristics, मतलब इसमें एक खासियत थी, इसमें खूबी था, मतलब इस कल्चर में, इस जनजाति जीवन में ये जो एडेप्टेशन हुआ, इसमें क्या नया चीज़ आया। एक ग्राइंडिंग ऑफ पॉलिश टूल्स, सेकंड मैन्युफैक्चर ऑफ पोटरी, थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड फोर्थ इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अ कल्चर ऑफ प्री मेटल स्टेज, प्री मेटल मतलब कि अब मेटल आने वाला है। A cultivation of cereals, domestication of plants and animals led to village community and agriculture technology. Technology. Chalcolithic and early Iron Age. अब देखिए चालकोलिथिक, चला गया, चालकोलिथिक मतलब चला गया, बाद का फेज। A culture founded on the use of copper and stone was called Chalcolithic, which means stone copper phase. In India, it ran from roughly 200 BC to 700 BC. The Chalcolithic period came into existence after the end of Neolithic period. Now see, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या था? पैलियोलिथिक, पैलियो नया, मीसोलिथिक मिडिल, नियोलिथिक नया, चाल्कोलिथिक चला गया. So the period came into existence after the end of Neolithic period. First time people started to use metals and stone together. Ochred colored pottery, OCP culture was the main highlights of the Chalcolithic period. So आप देख सकते हो कि now people are more into more into the innovation part. आप देख सकते हो कि जो पॉटरी जो सॉइल से बन रही है, तो ये उसको और निखारने के पीछे पड़ गए. कल्टिवेटेड क्रॉप्स, बार्ली, राइस, बाजरा, जौवर, पी एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस वॉज द मेन हाईलाइट्स ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड और अर्ली आयरन एज. ठीक है, सो नाउ दिस टॉपिक एंड्स हियर. यहाँ पे हमने 4 चीज़ें पढ़ी, इन चारों में से 10 मार्क्स फिक्स हो गए. अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें मैं अपने लैपटॉप पर डिस्कस करूँगा. कृपया बने रहें इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगर आपने यहाँ से और 1 से 1.5 घंटे धीरज धर ली तो आपका 70 to 90% मार्क्स कन्फर्म हो सकता है. और आपने इत्मीनान से और सुंदर तरीके से अगर टेलीग्राम पे जो दिए हुए नोट्स है उसको पढ़ लिए, देन आई कैन गारंटी यू मोर देन 90%. अगर आपने उस नोट्स को प्रैक्टिस करते हुए अगर आंसर राइटिंग भी की, देन आई कैन गारंटी यू मोर देन 95% मार्क्स. थैंक यू. BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी. आपके 2025 जून के टर्म एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर और जून 2024 का पेपर का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं इसका इन डिटेल सोल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, इन डिटेल डिस्कशन भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और दिसंबर एंड जून 2023 के पेपर का सोल्यूशन भी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा. क्योंकि मेरे पास समय का एक कंस्ट्रेंट है, मेरे दूसरे भी काम है, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आपको ये 2 पेपर का सोल्यूशन जो मैं कराऊंगा, इससे 60 to 70% ऑफ द कंटेंट पूछा जाएगा, नॉट द क्वेश्चन, कंटेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एज यू कैन सी यू हैव 3 hours प्रोवाइडेड एंड 5 क्वेश्चंस you have to solve any 5 questions in 400 words each. And one more condition is applied, that attempt at least 2 questions from each section. Okay, so let us begin. Section 1, discuss the tools, subsistence pattern and social organization of the Mesolithic culture. देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे. टूल्स मतलब हथियार है ना. सबसिस्टेंस पैटर्न, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर. मेसोलिथिक कल्चर आपको पता है, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच वाला जो कल्चर है उसको मेसोलिथिक कल्चर कहता है. ठीक है, हम लोग इसके बारे में और इन डिटेल पढ़ेंगे. मेसोलिथिक कल्चर में क्या होता था. हंटिंग, गैदरिंग स्टिल कंटिन्यूड फॉर फूड. फिशिंग बिकेम मोर कॉमन स्पेशली नियर रिवर्स एंड लेक्स. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन. एग्जाम्पल डॉग. उन्हें कुत्तों को पाला जाता था. दे आर मोस्ट लॉयल. अर्ली अटेम्प्ट्स एट फूड प्रोडक्शन, पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग वाइल्ड ग्रेन्स. आपको पता है पैलियोलिथिक में ग्रेन्स ग्रो नहीं होते थे, अपन डिपेंड होते थे दूसरे एनिमल्स पे. देन यू हैव सीजनल मूवमेंट्स, पीपल मूव अकॉर्डिंग टू फूड अवेलेबिलिटी. माइक्रोलिथ्स टूल, टाइनी स्टोन टूल्स हेल्प्ड इम्प्रूव हंटिंग एफिशिएंसी.
इंक्रीज्ड यूज ऑफ बो एंड एरो फॉर बेटर हंटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और मेरे नोट से भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, तो इससे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि मेसोलिथिक क्या है, सबसिस्टेंस पैटर्न। नाउ सी हम इसके टूल्स के बारे में जानेंगे। देखिए ये है इनके टूल्स, ठीक है, ये दिख रहा है, थोड़ा शार्प है ना, ये देखिए, है ना। नाउ वी विल जंप इनटू क्वेश्चन सॉल्यूशंस। The Mesolithic period, also known as Middle Stone Age, marks a transitional phase between the Paleolithic and Neolithic periods. Transitional phase था, Paleolithic पहले, Neo मतलब अभी. It is characterized by significant changes in tool technologies, subsistence strategies, and social organization, largely in response to the post-ice age environmental shifts. देखिए आगे तो आपको पता है ये वाला आइस वाला फेज, फिर नियो मतलब नया वाला फेज, मेसो मतलब अभी वाला फेज। तो इसमें इससे यहाँ पे आपको टूल्स के टेक्नोलॉजीज में भी वो शार्पनिंग ऑफ टूल्स मिला था, है ना। देन यू हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आदमी का संगठन बना, ठीक है ना। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। देन एनवायरमेंटल शिफ्ट्स, है ना, ये क्या होना, प्राकृतिक रूप में काफ़ी सारा बदलाव भी हमें देखने पड़े। देन यू हैव टूल्स। Mesolithic tools were distinct from their Paleolithic predecessors. The most characteristic tools were Mesolithics, which are small, finely flaked stone tools, typically less than 5 cm in length. अभी यहाँ से ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो टूल्स की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर थे, ठीक है। These microliths were often geometric in shape, example triangles, trapezoids and crescents, ठीक है। तो इसका जो बनावट था, आकृति था, वो ट्राइंगल्स के रूप में था, क्रेसेंट्स के रूप में था, एंड वर यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट टूल्स hafted onto bone, wood or antler handles to create spears, arrows, sickles and knives. तो इससे आप ये याद रखिएगा कि इसकी मदद से हम लोग कुछ कुछ टूल्स भी बनाए, ठीक है ना, जैसे कि arrows, sickles and knives. Then, this innovation allowed for more efficient hunting and processing of food. और इसके वजह से देख सकते हैं कि हंटिंग करने में एंड फूड को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। Then you have, besides microliths, bone and antler tools, including harpoons, fishing hooks, and points, were also common, reflecting a greater reliance on aquatic resources. तो इसकी मदद से आप देखिए जो टूल बना, एंडलर टूल, ठीक है ना, फिशिंग हुक्स, तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर पाए कि जो हमारा जो एक वाटर रिसोर्स पे जो एक रिलायंस था, रिलायंस मतलब कि हम लोग डिपेंडेंट थे, वो और बढ़ गया, ग्रेटर रिलायंस, रिलायंस मतलब कि हमारा उस पर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस समझ रहे हैं ना, निर्भरता, वो बढ़ गया, ठीक है, याद रखेंगे आप। ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड पॉइंट्स इंडिकेट द प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट फूड्स, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स मतलब कि हम लोग जितने धार देते हैं तलवार में उतना ही धार उसमें डेवलप होता है, राइट। तो हम लोग जो स्टोन्स थे उसको धार देते देते वो प्लांट फूड्स के प्रोसेसिंग में, ठीक है, काफ़ी मदद किया। यू हैव सबसिस्टेंस पैटर्न, स्टडी करते रहिए। The subsistence pattern of Mesolithic cultures was characterized by a broad spectrum economy, moving away from large game hunting of the Paleolithic. With the warming climate, देखिए क्लाइमेट का यहाँ पे बदलाव, ठीक है, forest expanded and new animal species such as deer, antelope and wild boar become prevalent. तो आप देख सकते हैं कि नया नया जो स्पीशीज है ये काफ़ी मात्रा में दिखा, ठीक है ना, और इस पर हंटिंग स्टार्ट हुआ। फिर मेसोलिथिक कम्युनिटीज़ एक्सप्लॉयटेड अ वाइडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेड मतलब कि खराब किए, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इंटेंसिव हंटिंग ऑफ मीडियम स्मॉल गेम, फिशिंग, फाउलिंग एंड एक्सटेंसिव गैदरिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, फूड लाइक रूट्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। इसका यह अर्थ है कि जो मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो काफ़ी हंटिंग को, मतलब इंटेंसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा मास में मात्रा में हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करते थे। उनके क्या क्या चीज़, रूट्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, ठीक है। देन यू हैव एविडेंस फ्रॉम साइट्स लाइक लांगनाज इन गुजरात, ये याद नहीं करना है, ये ज़रूर याद कीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेसोलिथिक में, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। ये चीज़ को अगर आप मेंशन करते हैं ना, बोनस मिल गया आपको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ in Madhya Pradesh shows exploitation of diverse animal remains.
Then you have coastal Mesolithic sites often show evidence of marine resource exploitation. देखिए कोस्टल मतलब समुद्र तट पर जो हमारा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है भारत का, है ना, उसका कोस्टल पार्ट ऑफन शोज एविडेंस ऑफ मरीन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिशिंग हुआ वहाँ पर, इंक्लूडिंग शेल फिश एंड फिश. This diversified subsistence strategies made these communities more resilient to environmental fluctuations. अब प्राकृतिक पे हमारा निर्भरता ये बढ़ गया, ठीक है ना, ये था यहाँ का सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है. देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन. Mesolithic social organization was generally more complex and less nomadic than that of upper Paleolithic. देखिए Paleolithic पीरियड में क्या था, जो नोमैडिक पर्सन मतलब बंजारा आप कह सकते हो, है ना, तो ये इधर उधर घूमते थे, रहने का कहीं भी रह लेते थे. लेकिन Mesolithic में ऐसा नहीं था. Mesolithic social organization was generally more complex and less nomadic. Less nomadic मतलब इधर उधर नहीं. They used to live, है ना, while still mobile. Their movement were often within defined territories. इसका यह अर्थ है कि वो इधर से उधर तो घूमते थे, ठीक है, लेकिन उनका एक टेरिटरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स निर्धारित था कि मैं यहाँ से यहाँ तक ही घूमूंगा, ठीक है, लीडिंग टू सेमी परमानेंट और सीजनल सेटलमेंट्स. जैसे कि आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको घूमने का परमिशन है ना, तो वैसे ही उन लोगों का भी वैसे ही परमिशन था. This is evidenced by the presence of huts and burial sites at various Mesolithic locations. ठीक है, तो ये एक प्रूफ भी मिलता है, ठीक है, एविडेंस भी मिलता है इन लोग का जो जहाँ इन लोग का शव को जो है दफनाया गया था, ठीक है, वो मिला, ठीक है ना, स्केलेटल मिले होंगे. द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मोर प्रिडिक्टेबल फूड सोर्सेज मे हैव लेड टू अ ग्रेटर population density and emergence of more structured social groups. देखिए क्या लिखा कि ये जो रिसोर्सेज का इतना अवेलेबिलिटी एंड मोर प्रेडिक्टेबल फूड सोर्सेज, जैसे कि मान के चलिए आपके सामने आम के पेड़ है, तो आपके पेड़ से तो आपको आम ही मिल रहे होंगे, यस और नो. तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज था, इससे पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक जगह पे ज़्यादा मात्रा में इंसान रहने लगे. एंड द एमरजेंस ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड सोशल ग्रुप. स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एक विविध तरीकों में, है ना, कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लोग रहने लगे. बरियल्स ऑफन फाउंड विद इन हैबिटेशंस indicate a sense of community and possibly some form of ritualistic behavior or belief in an afterlife. ये कह रहे हैं कि अब इससे ये हमें पता चलता है कि ये एक सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड पॉसिबली सम फॉर्म ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर और बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ. अब देखिए हम लोग बरियल्स कब ये मतलब इसका उद्देश्य क्या रहता है कि आत्मा को शांति मिले, राइट. चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हमारे में शव को जलाया जाता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है. जैसे हमारे रतन टाटा जी, उनमें वो जो उनका जो ज़ोरास्ट्रियन था धर्म, तो उनमें क्या है कि उनको उनको एक ऐसा मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा कि उसमें रख दिया जाता था और गिद्ध जो वल्चर है उसको खाते थे, ठीक है ना. सो इससे हमें यह ये पॉसिबिलिटी मिल रही है कि एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर था, मतलब कि रिलीजन का इसमें एक भावना था और बिलीव इन आफ्टर लाइफ की पुनर्जन्म का भी इसमें एक सिद्धांत पाया गया. पॉसिबली क्या हो सकता है. Now some sites exhibit multiple burials suggesting familiar or group ties. While not fully egalitarian, there is limited evidence of significant social stratification. Most societies are thought to have relatively egalitarian. ठीक है, विथ लीडरशिप. हम इस शब्द का जो है अर्थ ढूंढते हैं, एक सेकंड, ठीक है. So a philosophical perspective that our humans are equal and deserve equal rights and opportunities. Excellent. So some sites exhibit, और काफ़ी सारे साइट्स हमें ये भी जानने को मिला कि सभी इंसान एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते थे. मोस्ट सोसाइटीज़ आर थॉट टू हैव बीन रिलेटिवली एगिलिटेरियन फिर से कि इक्वलिटी दोनों में बरकरार रहती थी. देन यू हैव the development of specialized tools and diversified subsistence strategies likely foster greater cooperation within the group. और यही आपस में निर्भरता, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करना, हेल्प करना, यानी इक्वलिटी रूप में रहना, एंड ये जो डेवलपमेंट इन स्पेशलाइज टूल्स हुआ,
डाइवर्सिफाइड सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज हुआ। इसकी वजह से पूरे कम्युनिटी में एक ग्रेटर कोऑपरेशन बढ़ा और ग्रुप जो है हायर डेवलपमेंट के रास्ते आगे बढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहीं पे रखते हैं, ठीक है। मैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ हाईलाइट हो रहे होंगे, ठीक है। उसी कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है, बाकी आंसर्स तो आंसर है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देन यू हैव सेकंड क्वेश्चन कि एग्जामिन द स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। तो हड़प्पा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी की सभ्यता आप पढ़े होंगे। देन यू हैव एग्जामिन द स्पेशल पैटर्न्स ऑफ अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स and their characteristics features. The early Harappan phase represents the formative stage of the mature Harappan civilization, characterized by the emergence of nascent urbanism and distinct cultural identity. The spatial pattern of these settlements and their characteristics feature provide crucial insights into the evolutionary trajectory of the Indus Valley civilization. देखिए इस जो The early Harappan phase shows the foundational stages of the mature Harappan civilization. तो जो हरप्पन फेज था मच्योर्ड मतलब कि काफ़ी डेवलप्ड फेज दिखता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। स्पेशल पैटर्न्स क्या थे? रिवर इन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरीली फाउंड अलोंग रिवर सिस्टम इंडस के सामने। अच्छा, क्यों ये यहीं पे बसा था, इंडस के ही सामने क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर या खाना, प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये कहाँ हो सकता है? रिवर के सामने। इसीलिए इंडस कोई भी नदी के सामने कोई भी कम्युनिटी का रहना, डेवलपमेंट यही होता है। Widespread presence. Sites extend across Balochistan, Afghanistan and Gujarat, indicating broad ecological adaptation. ठीक है, तो इसके सामने क्या क्रॉस बॉर्डर लिंकेज था कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात आप जैसे देख सकते हो। देन यू हैव हायर केयर क्लस्टरिंग। हायर केयर मतलब कि एक बाई एक जो लेवल्स होता है ना, स्मॉलर विलेजेस ऑफन क्लस्टर्ड अराउंड लार्जर, छोटे गांव बड़े गांव के साथ ताल्लुकात रखते थे। more developed sites suggesting early settlements hierarchy and regional networks. ठीक है, then you have strategic locations. Settlements strategically located along routes for resource procurement and exchange. देखिए जो बिजनेस होते हैं या क्या नाम है, कोई भी लेन देन होते हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज, ये सब चलते थे, ठीक है ना। देन यू हैव characteristics featured emerging urbanization and planned settlements, rudimentary planned layouts with defensive mud brick walls, example Kod PG, कालीबंगन, रहमानदेरी। तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखना है, ठीक है, डोंट डू दिस थिंग। ये डिस्टिंक्ट पॉटरी ट्रेडिशंस, इससे शायद आपके पेपर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख सकते हो, ये वाली चीज़। डिस्टिंक्ट पॉटरी ट्रेडिशंस, की डायग्नोस्टिक फीचर विद स्पेशल फॉर्म्स एंड फैब्रिक्स। देन यू हैव वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉटर व्हील्स। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इन डिटेल में आगे कराऊंगा। देन यू हैव एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। सरप्लस मतलब कि आपको अगर 5 kg ऑफ वीट का ज़रूरत है, आपने 10 kg वीट को प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। देन यू विल हैव 5 kg सरप्लस, जो कि आप बाज़ार में बेच के उसका जो पैसे हैं वो आप रख सकते हैं, अपने कोई काम में यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, बीड मेकिंग मतलब माला, ठीक है। शेल ऑब्जेक्ट्स, टेराकोटा फिगरेंस, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के धातु, अर्ली सील्स मतलब कि स्टैम्प्स, ठीक है ना। देन यू हैव अर्ली हरप्पन स्क्रिप्ट, इंसेपिटेंट स्क्रिप्ट, ग्राफिटी मतलब कि मतलब कोई भी पर्वत के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर हम जो आकृति ड्राइंग बनाते हैं ना, खोद के, ठीक है। कंसिडर अ प्रिकर्सर टू मैच्योर हरप्पन स्क्रिप्ट्स। देन यू हैव इनिशियल स्टैंडर्डाइजेशन, अर्ली इंडिकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। अब देखिए उस समय से, ठीक है, हमको ये पॉसिबिलिटी मिलता है या देखने को यह मिलता है कि उस टाइम वेट डेवलप किया गया होगा, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg आज के डेट में है, तो उस टाइम भी डेवलपमेंट किया गया होगा। देन यू हैव रीजनल डाइवर्सिटी एंड इंटरेक्शन।
shared characteristics alongside regional variations, interaction networks, trade in raw materials like copper, lapis lazuli, connected distinct regions. ठीक है, तो आप ये पॉइंट छोड़ सकते हो. ठीक है. Hence, these features highlight the dynamic growth that laid the foundation for the later urban centers of Indus Valley civilization. तो ये ही फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. डायनेमिक ग्रोथ काफ़ी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर अर्बन सेंटर्स एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यही एक बेस या फाउंडेशन आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो प्रूव होता है. ठीक है. देन विल स्ट्रेटली जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 3. And I'm telling you, no, mark my words. This 16 Mahajanapadas, there is a possibility that एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले आपसे. ठीक है. ये और PGW कल्चर, हरप्पन रिलीजन, अर्ली वैदिक रिलीजन, ये तीनों है ना इंडिया 110% पढ़ते हैं महाजनपदास. देखिए, द 6th century BCE in ancient India witnessed a transformative period marked by significant. The 6th century BCE in ancient India witnessed a transformative period marked by significant socio-economic and political changes, including the emergence of the Mahajanapadas, 16 great states or kingdoms. This era, often referred to as the Second Urbanization, saw the decline of tribal chiefdoms and the rise of powerful centralized monarchies and some republics, laying the groundwork for subsequent imperial formations. देखिए क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जो 16 महाजनपदास का जो फॉर्मेशन हुआ, ये हिस्ट्री में, इतिहास में उस समय का सबसे बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इसने सोशल और इकोनॉमिक, मतलब कि सोशली आप समझते हो, एंड इकोनॉमिक मतलब कि फाइनेंशियल तौर पे भी, एंड पॉलिटिकल, इन तीनों क्षेत्र में इसने काम किया. देन यू कैन सी इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ द महाजनापदास 16 ग्रेट स्टेट और किंगडम्स, जैसे कि अभी का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उस समय काल में. दिस इरा ऑफन रिफर्ड टू एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन. सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रूरल से अर्बन स्टेट में, तो इसमें इसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले हुआ था. Then they saw the decline of tribal chiefdoms and the rise of powerful centralized monarchical some republics. तो एक डिक्लाइन देखने को मिला ये जो रूलर लीडर्स एंड पावरफुल मोनार्किस. मोनार्किस मतलब कि सिंगल रूल्ड टेरिटरी, कि मैं ही राजा हूँ एक जगह का. तो इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला क्योंकि एक लीडर था जिसमें 16 को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि अंगा मगधा वाजी है ना, टू रिपब्लिक्स लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट इंपीरियल फॉर्मेशंस. तो इससे मैं आपको इन शॉर्ट पॉइंट दे दूंगा. देन यू हैव द टर्म महाजनपद, लिटरली मीन्स ग्रेट कंट्री, अ ग्रेट जनपद. जनपद मीन्स फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब. ठीक है. तो महाजन मतलब कि ग्रेट कंट्री, ग्रेट जनपद. जनपद मतलब कि बहुत बड़ी टेरिटरी. ठीक है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुटर निकाया, जैन टेक्स्ट लाइक भगवती सूत्र enumerate this 16 major state, through there are slight variations in the list. तो हमें बुद्धिस्ट का टेक्स्ट अंगूठा निकाय. देखिए बुद्धिस्ट का क्या था, जो सबसे मेन जो किताब था त्रिपिटका. ठीक है ना. यू हैव अंगूठा निकाया एंड ऑल. देन जैन टेक्स्ट लाइक भगवती सूत्र. ठीक है. इसमें इन 16 का विवरण देखने को मिला. देन यू हैव दिस महाजनपदा स्ट्रेच अक्रॉस द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो हमारे जो गंगा नदी था, ठीक है, गंगा नदी के तट पर, कोस्टल रीजन्स पे, कोस्टल मतलब कि उसके इर्द गिर्द, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो यहाँ तक उसका स्ट्रेच फोल्ड रहा. देन यू हैव 16 महाजनपदास. इन 16 को याद रखना है. मैं एक एक करके बोलता हूँ और आपको अभी याद कर लेना. अंग, मगध, काशी, कोशाला, वाजी, माला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, असका, अवंती, गंधार, कंबोजा. सो देखो 16 महाजनपद अभी अपने को याद करना है. बस ये लिखने से ही होगा. यू डोंट नीड टू राइट द लोकेशन एंड एवरीथिंग कि व्हाई दिस वाज यूज्ड एंड फॉर व्हाट रीजन, व्हाट सो फॉर रीजंस. ओके. सो दिस लर्न अंग, मगध, काशी, कोशाला. रिपीट. अंग, मगध, काशी, कोशाला, वाजी, माला, छेदी, वत्स.
वाजी माला छेदी वत्स कुरु पंचाल मात्स्य सुरसेन कुरु पांचाल मात्स्य सुरसेन. Then you have Asaka, Avanti, Gandhara, Kamboja. Asaka, Avanti, Gandhara, Kamboja. You don't need to write all the address and everything. Just learn this. Okay. Then you have to write about their existence, about the importance of those centers. है ना? So you have to write. तो क्या था? The rise of Mahajanapadas was influenced by several factors. The widespread use of iron technology, particularly for agricultural tools, led to the increased food production and a surplus enabling the growth of non-agrarian populations and the development of crafts and trades. क्या कह रहा है कि ये जो महाजनपदास जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ तो इससे आयरन टूल्स के टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर के टूल्स के टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट पे और सरप्लस सरप्लस मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों तकनीकों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली. एंड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड मतलब बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली. क्राफ्ट्स मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली. Then you have the emergence of urban centers. Example Rajagriha, Kaushambi and Sravasti served as an administrative, commercial and religious hubs. तो ये जो राजगृह, कौसम्बी और श्रावस्ती है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मेन हब जहाँ से आपका बिजनेस, जहाँ से आपका धार्मिक, जहाँ से आपका पॉलिटिकल, हर चीज़ के ऊपर रख रखाव और देखभाल रहन सहन होता था. Then you have the growing importance of coinage, punch marked coins facilitated trade and economic transactions. पंच मार्क कॉइन्स मतलब कि जिस कॉइन्स में सील पाए जाते थे, है ना, तो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना. फर्दर मोर द डिक्लाइन ऑफ रिजिड वैदिक सैक्रिफाइजल रिचुअल्स, जिसमें कि बलि प्रथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिल रही है कि सैक्रिफाइजल रिचुअल्स जिसमें लाइफ का सैक्रिफाइस देखने को मिलता है, तो यहाँ से डिक्लिनेशन देखने को मिला. देन यू हैव द राइज ऑफ न्यू heterodox religious ideals like Buddhism and Jainism, which challenged the existence, exciting social order, also contributed to the changing political landscape. और उस समय से ये जो बुद्धिज़्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसका भी उभरा हुआ रिलीजियस टीचिंग्स हमें सोशली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले. Then you have the Mahajanapadas represent a crucial phase in Indian history, marking the transition from tribal politics to territorial states. The competition and conflicts among these states, particularly the struggle for supremacy, ultimately led to the consolidation of power in the hands of a few, culminating in the rise of Magadhan Empire under dynasties like Haryankas, Shishunagas, and Nandas. Which eventually paved the way for the Mauryan Empire. This period laid the administrative, economic and political foundations for the future of imperial structure in India. तो देखिए ये जो महाजनपदास फॉर्म हुआ और इससे जो ट्रांजिशन अपने को देखने को मिला, ट्राइबल पॉलिसीज़ मतलब कि बहुत आगे के जो पॉलिसीज़ मिले और टेरेस्ट्रियल स्टेट्स की पॉलिसीज़ में बदलाव देखने को मिले. देन यू हैव द कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दिस स्टेट्स, जैसे कि कुछ जो राज्य थे उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, जैसे कि उनको राज चाहिए, ठीक है ना, जैसे नंदास डायनेस्टी को धनानंद के जो थे उसको फिर ओवरकम किया, चंद्रगुप्त मौर्य आए फिर, तो ये जो मौर्यन एम्पायर के ऊपर जो सुप्रीमेसी कायम करने का जो रेस चल रहा था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना. देन उसके बाद विच इवेंचुअली पेव्ड द वे फॉर मौर्यन एम्पायर, और इसके बाद का जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फिर यहाँ से स्थापना हुआ. दिस पीरियड laid the administrative, economic and political foundation for future imperial structures in India. और यही वो शिलान्यास हो गया, शिलान्यास मतलब कि वो फर्स्ट पत्थर रख दिया गया इंडिया का imperial structures, जो अखंड भारत का अपना जो एक ये था, ठीक है ना. अभी तो अपन कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं यार, मतलब कि हो ही जाना चाहिए POK और अक्साई चीन, लेकिन उस टाइम हमारा वो सोचो वो कहाँ से कहाँ तक था, अपने कहते हैं ना अटक से कटक तक, है ना. तो वी हैड दैट थिंग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, और फिर ये कहाँ से लेकर देन यू हैव नीचे वियतनाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड एंड ऑल, सो वी आर हैविंग दैट ऑल थिंग्स. एनीवेज मैं यहाँ मैप भी लगा दूँगा. देन क्वेश्चन नंबर 4. अभी देखिए ये सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, दिस 4 करेक्ट. इस 4 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा कि महाजनापदास का क्वेश्चन कहीं भी मिले अटेम्प्ट दिस फर्स्ट, क्योंकि इस पर आप
श्योर शॉर्ट मार्क्स लोगे क्योंकि मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए अच्छे से पढ़ लेना। देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस शॉर्ट वाले, ठीक है, ठीक है, डोंट गो फॉर दिस टू इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम। ओके, देन विल कम टू यू नो शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से भी आपको कोई दो लिखने हैं तो PGW कल्चर, ठीक है ना, अर्ली वैदिक रिलीजन पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा आया तो डिट्टो। सो लेट अस डिग डीप। आयरन टेक्नोलॉजी एंड द इम्पैक्ट, ठीक है, इतना इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है, लेट मी डू दिस लिटिल शॉर्ट, 1 minute। Okay, so here are the short answers in points based on the text you provided. So iron technology and its impact. Beginning कब हुआ है? It was emerged around 1000 BCE in India, marking the start of the Iron Age. ठीक है। Earliest evidence from Atrangikhera and Bhagwanpura, उत्तर प्रदेश। देन एग्रीकल्चर में 100% एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन में, यही है फूड प्रोडक्शन। देन वॉरफेयर में, देन यू हैव क्रॉप प्रोडक्शन में एंड अर्बनाइजेशन में। ये सारे पॉइंट्स अपने आगे पढ़े हैं। Impact on agriculture, iron tools, ploughshares, axe and sickles were more durable and efficient. Facilitated clearance of dense forest in Ganga Yamuna Doab. एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट देखने को मिले, है ना। जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे गंगा यमुना के घाटी पे, तो वो जो नदी के किनारे जो ज़मीन था उसको भी क्लियर किया गया। जो फसल उगाने का जो तरीके हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसमें प्रोडक्शन बढ़ोतरी देखने को मिली, फूड सरप्लसेस देखने को मिले, सपोर्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जहाँ नदी रहेगा वहीं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होंगे, तो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव वॉरफेयर, आयरन वेपनरी, सोर्ड्स एंड स्पीयर्स, एरोहेड्स गेव मिलिट्री एडवांटेज। तो ये जो मिलिट्री वॉरफेयर में जो तकनीकी बदलाव देखने को मिले, इससे एक मिलिट्री एडवांटेज मिला वहाँ का जो टेरिटरी था उस पर एक अच्छा कंट्रोल पाने के लिए। देन कंट्रीब्यूटेड टू द लार्जर मोर पावरफुल स्टेट महाजन प्रदेश, और इसका एक कंट्रीब्यूशन महाजन प्रदेश में भी देखने को मिला, ठीक है ना, इसकी वजह से। देन यू हैव इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि ब्लैक स्मिथिंग मतलब कि आपके जो ताले या ये इसके जो प्रोडक्शन देखने को मिले, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। देन यू हैव ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप हुए। सपोर्टेड कारपेंटरी एंड मेसनरी मतलब कि लेबर, राज मिस्त्री। देन यू हैव कारपेंटरी मतलब काठ मिस्त्री, इसकी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखने को मिला। देन यू हैव इम्पैक्ट एंड अर्बनाइजेशन, agricultural surplus and specialized crafts laid economic foundation for the second urbanization in the Ganges valleys. अब जो एग्रीकल्चर में जो सरप्लस देखने को मिला और स्पेशलाइज क्राफ्ट में तो इनोवेशन देखने को मिले, इससे सेकंड अर्बनाइजेशन में इम्पैक्ट देखने को मिले। देन यू हैव कैटलिस्ट फॉर सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। कैटलिस्ट मतलब कि फास्ट रिएक्शन, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू राइट, ये कैटलिस्ट, ठीक है, इसको मद्देनजर रखिएगा। मैं इन शॉर्ट पॉइंट्स प्रोवाइड करूँगा जो आपको हेल्प होंगे एग्जाम में, ठीक है, डोंट टेक एनी टेंशन। सेकेंड, यू हैव अर्ली वैदिक रिलीजन, ठीक है, सोर्स प्राइमरीली डिपिक्टेड इन द ऋग वेदास, ठीक है, लार्जली नेचुरलिस्टिक एंड पॉलीथेस्टिक डीटीज मतलब देवता जिसका पूजा किया गया, एसोसिएटेड विथ नेचुरल फेनोमेना मतलब कि जो प्राकृतिक तत्व है हमारा, जो पूरे पृथ्वी है किससे बना है, ठीक है। इंद्रदेव देखिए इसके देवता है, 5 तत्व से बना है, अग्नि, वायु, है ना, देन मैनी 5 थिंग्स अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सो यू हैव इंद्र, थंडर, वॉर, रेन, देन यू हैव अग्नि, फायर, सूर्य, सन, देन यू हैव अदर गॉड्स लाइक वरुण, कॉस्मिक गॉड्स, देन यू हैव सोमा, प्लैंट्स, वायु, विंड्स एंड उषास, डॉन मतलब पढ़ी हो कि डस्क टिल डॉन। नो टेम्पल्स और आइडल्स इन्वोक्ड थ्रू हिम्स, ठीक है ना। तो ये था किस किस का पूजा किया जाता था, आपको पता चल चुका है। देन यू हैव रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, यज्ञ भी होते थे, यज्ञ तो काफ़ी बड़े बड़े ओपन एयर ऑल्टर्स मतलब कि जो बड़ा बड़ा हवन होता था ना। देन यू हैव हवन भी किससे होता था, घी, ग्रेन्स मतलब कि जो फसल के जो दाने होते, बीज होते। देन यू हैव सोमा इनटू सैक्रेड फायर, ठीक है ना, ऐसे हवन होते थे। अच्छा, हवन का जो पर्पस था क्या होता था, सीख बूंस मतलब कि हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए कि प्रोग्रेसिव पैसे मिल जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे
दाम इसमें वृद्धि हो, हमारा बड़े जीवन हो, हमें सक्सेस मिले, तो इसके लिए यज्ञ भी किए जाते थे। देन सिंपल रिचुअल्स, मंत्र का जाप करना, ठीक है ना, एंड कुछ कुछ चीज़ें भी ऑफर करना। और ये कौन कराते थे? प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब कि जो ब्राह्मण होते थे, है ना, लाइक होत्री, उदागित्री, है ना, अधवारियो, ठीक है। देन कॉस्मोलॉजी एम्फसाइज्ड रीता, कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब कि एक शुभ मुहूर्त पे किया जाता था। और इस सब के पीछे फिलॉसफी क्या था? रिफ्लेक्टेड पैस्चरल नोमैडिक लाइफ, फोकस्ड ऑन मटेरियल वेलबिंग, कर्मा, री इनकारनेशन नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो हमें जो ये मटेरियल लाइफ के बेनिफिट्स को पाने के लिए वैदिक कल्चर, ये जो रिचुअल्स है, इसको अपनाया गया था। देन यू हैव PGW कल्चर, मीनिंग पेंटेड ग्रे वेयर, अ डिस्टिंक्टिव पॉटरी टाइप, ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो भाई, ठीक है, ये वाला चीज़। You have painted grey ware, a distinctive pottery type. Period roughly 1200 BC to 600 BC. Associated with later Vedic and early Iron Age. Pottery. Fine thin walled wheel made grey pottery. ठीक है, इसको याद कर लेना। फाइन मतलब बहुत ही पतला दीवार, और एक चक्का, वो जो जिसमें वो मिट्टी घूमता रहता है ना, वो वाला मशीन से। देन यू हैव डेकोरेटेड विथ जियोमेट्रिक पैटर्न्स, डॉट्स, डैशेस, सर्कल्स, और उसको सजाया भी जाता था आकृति, गोल आकृति देकर, डॉट डॉट के रूप में, और फिर डैशेस मतलब कि शेड्स देकर, एंड सिंपल फ्लोरल डिजाइंस इन ब्लैक। फ्लोर मतलब फूल की आकृति देकर। देन यू हैव डिस्टिंक्ट फ्रॉम OCP एंड ब्लैक एंड रेड वेयर, और उसमें नक्काशी काफ़ी ज़्यादा किए जाते थे। देन यू हैव जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडो गैंजेटिक डिवाइड एंड अपर गंगा यमुना डोम एक्सटेंड्स इनटू पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये कहाँ पे थे? गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, और कौन से स्टेट्स को क्रॉस करते थे, कहाँ तक थे? इनका जो टेरिटरी था, डेमोग्राफिक था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट साइट्स हस्तिनापुर, अच्छीन शाहसत्रा, अतरंगजी खेरा एंड रूपर, ठीक है। देन यू हैव एसोसिएटिव फीचर्स, तो इसमें किस चीज़ का लिंक आपको देखने को मिला? टूल्स एंड वेपन्स जो आयरन टेक्नोलॉजी से बने हुए थे, ठीक है ना, इसको देखने को मिला। और सेटलमेंट्स वर टिपिकली विलेजेस विद सम लार्जर साइट्स सजेस्टिंग अर्ली टाउन्स। इकोनॉमी प्राइमरीली अग्रेरियन, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ राइस, वीट, बार्ली और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो काऊ वगैरह पाले जाते थे, है ना, और जो एग्रीकल्चर था वो बेस्ड था राइस एंड वीट एंड बार्ली की खेती पे। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है, ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस क्या था इस जगह का? क्योंकि ये जगह जनपद और अर्ली महाजनपद से जुड़े हुए थे, represented a crucial transitional phase towards settled agriculture and organized political structure, ठीक है। ये एक काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड प्लेस को रिप्रेजेंट करता था, विच वॉज सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क चलते थे। देन यू प्रोवाइड्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर कल्चरल डेवलपमेंट्स described in later Vedic text। आर्कियोलॉजिकल मतलब कि बहुत आगे का जो, जब इसमें एविडेंस प्राप्त हुए तो ये देखा गया कि ये इसमें लेटर वैदिक टेक्स्ट भी मिले थे। देन यू हैव हड़प्पन रिलीजन, रिकंस्ट्रक्शन बेसिस, प्राइमरीली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, सील्स, फिगरेंस, पॉटरी स्ट्रक्चर एज टेक्स्ट आर अनडिसिफर्ड, मतलब इसको फिर पढ़ा नहीं जा सका, इसके जो टेक्स्ट थे हड़प्पन के, ठीक है, अभी तक इसको चल रही है कि इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें पता लग जाए, लेकिन पता नहीं लग पाया। देन यू हैव मदर गॉडेसेस वर्शिप, न्यूमेरियस टेराकोटा फीमेल फिगरेंस इंटरप्रेटेड एज मदर गॉडेसेस, symbolizes fertility, creation, sustenance, suggests focus on fertility cults। देखिए इसमें जो मातृत्व था, है ना, जैसे कि मदर गॉडेस, जैसे कि जो देवी का पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है।
जो हमें फर्टिलिटी मतलब आप समझ रहे होंगे, अंडकोश का डेवलपमेंट या बच्चों का जो जन्म का जो है, माता ही होती है जिससे सृजन होता है इस सृष्टि का हुआ है। देन ऑफ क्रिएशन, देयर इज सस्टेनेंस, सजेस्ट फोकस ऑन फर्टिलिटी कल्ट्स। देन पशुपति मतलब शिव जी, ठीक है। पशु मतलब यानी कि एनिमल्स एंड पति मतलब उनके देवता, दैट इज प्रोटोसिवा हील्स डिपिक्ट्स थ्री फेस्ड मेल डीटी इन योगिक पॉस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स, ठीक है। तो इसका भी एक मूर्ति आपको देखने को मिला जिसमें तीन मूर्त थे और तीनों ही एनिमल्स, और वो योगिक पॉस्चर में था, ठीक है, योगा के फॉर्म में। कंसिडर्ड अ पॉसिबल प्रीकर्सर टू शिवा, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, एज आई already told you, suggests veneration of male deity associated with animals, yoga और meditation, ठीक है। तो ये जो देवता है शिव जी, ये एनिमल्स के देवता, योगा और मेडिटेशन के देवता। सैक्रेड एनिमल्स एंड ट्रीज, किसको सैक्रेड माना गया? बुल, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, यूनिकॉर्न्स और ऑन सेल्स हेल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिले। यहाँ से ये पॉइंट्स भी आपको लिखना है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। देन ये पीपल ट्री, पीपल का भी काफ़ी ज़्यादा आज भी सरसों का तेल चढ़ाना मतलब कि मान्यता है, ठीक है ना, कि शनि देव का एक यहाँ पे ये होता है हमारे हिंदू कम्युनिटी में, इसका मान्यता है। पीपल ट्री फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इंडिकेटिंग से। अब इसका साइंटिफिक वैल्यू किसी को पता है क्या? काइंडली कमेंट अगर किसी को पता है। आई विल मेक श्योर कि आई विल रिवॉर्ड हिम 110% इफ एनीवन नोस, ठीक है। गूगल मत करना यार, क्योंकि देखिए ऑनेस्टी इंटीग्रिटी चाहिए, ठीक है। खैर आई विल रिवॉर्ड दिस पर्सन इफ एनीवन नोस पीपल ट्री का सिग्निफिकेंस इन साइंस। देन यू हैव रिचुअल बाथिंग एंड फायर ऑल्टर्स। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो interpreted as ritual bathing tank purification. Then you have fire altars at Kalibangan. Lothal suggests fire sacrifices and ceremonies. तो आपको पता है मोहनजोदड़ो, ये जो कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन से काली चूड़िया याद रखना। काली चूड़िया कहाँ होती है बताइए? वही होती है ना जहाँ कोई ठीक ठाक से चीज़ नहीं रहता है, बड़ा बड़ा फायर ऑल्टर्स मिले थे। लोथल एक आप ये पोर्ट समझ सकते हो, ठीक है ना, पोर्ट, इसमें आपको एक फायर सेक्रीफाइसेस काफ़ी देखने को मिलते थे। देन यू हैव बरियल प्रैक्टिसेस। बरियल मतलब कि कफन देना, दफना देना, ठीक है। Varied extended fractional urn burials, often with grave goods, might indicate belief in an afterlife। और ये इंडिकेट भी करते हैं, ठीक है। देखिए आप ये बताइए कि क्यों दफनाया जाएगा, बरी क्यों किया जाएगा, है ना। छोड़ देने से अपने चल गया, सड़ गल गया, लेकिन इसको दफनाया गया क्योंकि एक बिलीफ था कि पुनर्जन्म फिर होता है, एक प्राण छोड़कर दूसरे फिर इसमें जाते हैं। देन कंक्लूजन, complex belief system with fertility cults, veneration of deities, animals, trees, and rituals potentially influencing later Indian religions। तो इससे हमें ये समझने को मिलती है कि हमें अपने आस्था पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, ठीक है। मूर्ति पे बहुत ज़्यादा एक वो पूजा का तत्व भी देखने को मिला, जानवर एनिमल्स भी एंड ट्रीज में भी। रिचुअलिस्टिक आइडियोलॉजी यहाँ देखने को मिली, विच फिर यही जो सिद्धांत है वो इन्फ्लुएंस किया था भारत के रिलीजियन, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी पे, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट पेपर कंप्लीटली डिस्कस्ड। देन यू हैव सेक्शन 2। सेक्शन 2 अपन डिस्कस करते हैं। This is section 2 guys. This is take 2 of my video. I have lost my video, so this is the second time I'm shooting this. So critically examine the rise and new religious ideas in the 6th century BCE with special reference to Buddhism। यहाँ क्या बोले? क्रिटिकली एग्जामिन, बहुत अच्छे से अपने को इसके बारे में बताना पड़ेगा। द राइज, बुद्धिज़्म का कहाँ राइज हुआ? देखिए एक सेक्ट है यहाँ पे अजीविकास, ठीक है, इससे ये टोटल रिलेशन लगता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। नमस्कार। Rise of new religions in 6th century BCE, especially Buddhism। Why new ideas come up? क्यों नए आइडियाज आए? Changing society and economy, iron tools helped farming grow, cities appeared, merchants got rich but were not highly respected by priests and warriors, old animal sacrifices for rituals became too costly। इसका यह अर्थ है कि आयरन टूल के एडवांस से होने की वजह से फार्मिंग में तो सरप्लस बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिजनेसेस में भी बढ़ोतरी हुई। वैश्यस में, वैश्यस पता है ना, जो मर्चेंट क्लास होते हैं उसको वैश्य कहते हैं। सो
उनको अधिक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया जितना कि ब्राह्मण्स को मिलती है। ओल्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस, जो बलि प्रथा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई, ठीक है। सेकंड, देन वैदिक रिलीजन लूजिंग पावर। अब जो हमारे ओल्ड वैदिक थे ना, रिचुअल्स थे जैसे कि पूजा करवाना, ठीक है, तो उस टाइम कुछ ऐसा होता होगा कि भाई 10,000 ब्राह्मण को खाना खिलाना या 1,000 ब्राह्मण को खाना खिलाना। जैसे कोई भी पूजा पाठ होते हैं तो आमतौर पे हम 12 लड़कियों या कन्या जी को खाना खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, संतोषी जी की पूजा होती है उसमें। पीपल फाउंड देम हार्ड टू अंडरस्टैंड, और दैट वॉज हार्ड, ठीक है, समझ में नहीं आता होगा उन सभी लोगों को। द स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो अनफेयर टू मैनी। और ये जो जाति प्रथा है, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण्स, अभी भी देखो वही चीज़ है, SC ST OBC, यार आई मीन वी ऑल आर इक्वल, कम ऑन। न्यू थिंकर्स, many groups like Ajivikas and Charvakas started challenging old ways, focusing on personal effort and simple living। देखिए बोला था ना आजीविकास यहाँ आएंगे, और ये भी है एक इम्पॉर्टेंट कास्ट सिस्टम, इट्स ऑल्सो प्रेवलेंट नाउ ऑल्सो। अब देखिए आजीविकास का मानना यह था कि मतलब कि कार सब कुछ आगे से ही प्री डिसाइडेड है, ठीक है, अपन कुछ भी कर्म करें उसका कोई फल नहीं होगा, ठीक है, आई मीन सब कुछ प्री डिसाइडेड है कि हम क्या करेंगे, हम, है ना, एंड ऑल एंड ऑल। वहीं पे बुद्धिज़्म का रोल प्ले हुआ कि वो बताए कि नहीं, बुद्धिज़्म में हम अपने कर्म को प्रधान मानते हैं ना सी। हेयर्स पर बुद्धिज़्म रोज, वाई इट बिकेम पॉपुलर। फाउंडर was सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, लेटर नोन एज बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम भी हिंदू ही थे, लेकिन उन्होंने तपस्या करके 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, हैट्स ऑफ। मैं तो 1 घंटा नहीं बैठ पाता हूँ, होप सो आई विल डू समडे। Did you heard about Vipassana? Okay, I'll speak up someday. Anyways, no caste system. Buddha said anyone could find peace, no matter their social group. He allowed everyone. अब यहाँ क्या है, जहाँ हिंदुज़म में कास्ट सिस्टम करके अपन जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास मतलब कि जो आई मीन जो लास्ट कैटेगरी में आते हैं ना, शूद्र आय ऑप्शो, उनको मंदिर में घुसना मना था, ठीक है ना। वहीं पे बुद्धिज़्म ने सबको एक्सेप्ट किया, सबको अपना माना, ठीक है। हम भी सबको अपना मानते हैं, सर्व संत सुखिनः सर्व निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्ते मां कश्चित् दुःखं भागवते। तो इसका यह अर्थ है कि सभी का भला हो, सभी अच्छे से रहे, खुशहाल से रहे, पूरा संसार अच्छे से रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम भी ये मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रथा चली आ रही थी कि जो लोअर क्लास है उसको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बुद्धिज़्म को लोगों ने अपनाया, क्योंकि बुद्धिज़्म ने उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा, उसी मतलब कि उसी समय इन्होंने अपना रिलीजन को विस्तारित रूप में बढ़ाया, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सिंपल रूल्स फॉर लिविंग, और उनका नियम भी उतना कठोर नहीं था, सिंपल नियम था। वो कहते थे, उनका अष्ट सिद्धांत था, 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रूथ्स। नोबल ट्रूथ क्या था कि हमें सच बोलना है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉस्ट ऑफ सफरिंग, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि मिथ्या नहीं कहना है, किसी की चोरी नहीं करना है, एंड ऑल। और ये काफ़ी अच्छा भी है ना बुद्धिज़्म। एंड हिंदुइज़्म, जो बुद्धिज़्म सिद्धार्थ जी है वो तो इनकारनेशन ऑफ विष्णु है ना, हम लोग मानते हैं। मिडिल वे, Buddha taught a balanced path, not too strict, not too easy, which many found practical। and practical भी लगा लोगों को समझ में आया कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे तो इतने सारा नियम है, नियम तो ऑफ कोर्स है भाई, यहाँ पे इतने नियम्स नहीं थे। ना स्पोकन लैंग्वेजेस, पाली, संस्कृत के कंपैरिजन में पाली जो लैंग्वेज था लोगों को सीखने में ईजी फील हुआ, क्योंकि संस्कृत जो है उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए, ऑफ कोर्स पाली के लिए भी गुरु चाहिए, लेकिन उस समय लोगों को उसको कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज लगा, इसलिए लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने का ये भी एक एस्पेक्ट बन गया। नाउ सी सपोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, संघ, पावरफुल किंग्स लाइक बिंबिसार एंड अशोका ऑफ कोर्स हेल्प बुद्धिज़्म स्प्रेड। अब ये कलिंगा वार वाला अशोका की कहानी आप सभी को पता ही होगा शायद, है ना, पता है कि नहीं। अशोका जी को इतना गिल्ट होने लगा ना, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया, वो मतलब कि खून की नदियाँ बही थी यार लिटरली, क्योंकि अशोक जी को अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना था, इसीलिए कलिंगा एक उड़ीसा में जो जगह है उसको भी लेना था अपने टेरिटरी में, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया ना। सी कर्मा री एक्सप्लेन्ड, इट टॉट दैट योर एक्शंस नाउ नॉट योर बर्थ डिसाइडेड योर फ्यूचर। वहाँ बोला गया कि अपना कर्म ही प्रधान है, ठीक है ना, आपके जन्म से आपका कर्म का ये नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि इफ़ आई एम बॉर्न इन अ वेल टू डू फैमिली एंड आई डोंट डू एनीथिंग टू मेक श्योर दैट माई फैमिली लिव्स हैप्पीली, आई सिक्योर माई फैमिलीज फ्यूचर, देन गाय यू आर
गुलाब का फूल। एंड अगर कोई शूद्र में भी पैदा हुआ लेकिन ही टीचेस पीपल, है ना, ये अच्छी बात सिखाते हैं लोगों को, तो वो शूद्र रहते हुए भी वो ब्राह्मण है। अपना गीता में भी तो यही बात किया कहा गया है ना। तो वॉट यू डू इज रियली वॉट यू आर, ठीक है ना। एंड बाई दैट थिंग ओनली योर रिलीजन इज डिटरमाइंड, है ना। एक लाइन याद आ रहा है खान सर का, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, शिक्षा ही उसका परम धर्म है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्लोजर लुक, Buddhism succeeded partly because it mixed new ideas with some old ones. It focused on monks, also created a gap between them and everyday people. As it grew, its ideas of equality faced challenges. Money from merchants who liked its non-violence for trade was key to its survival. अब देखिए, बुद्धिज्म इसीलिए भी कह सकते हैं आगे बढ़ा क्योंकि वो पुराने ख्यालात और नए ख्यालात ये दोनों को मिक्स करके उनका कुछ ये क्या नाम है रूल्स वगैरह बने थे. इट फोकसेस ऑन मॉन्क्स, also created a gap between them and everyday people. As it grew, its ideas of equality faced challenges. Money from merchants who liked its non-violence for trade was key to its survival. आप ये चीज़ समझ रहे हैं, नॉन वायलेंस फॉर ट्रेड, मर्चेंट्स, मतलब वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो कि यू नो इट वाज नॉट गुड. थोड़ा सा इन डीप आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत है. फिर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन. डिस्कस इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर. Now see, Maurya Samraj, mainly farming, agriculture was the most important activity. The government played a big role in managing farms. देखिए, मौर्यन जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यू कैन से वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, वेल प्री प्लान्ड एंड एवरीथिंग वाज यू नो स्ट्रिक्ट. रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी अच्छे थे क्योंकि टैक्स कलेक्शन होता था. देखिए, चौथ 1/4 है ना एंड 1/6, आप जो ग्रो करेंगे उसका उतना टैक्स भरना है आपको. दे बिल्ट इरिगेशन सिस्टम, और जैसे कि हमारा 5 ईयर्स प्लान बना, अभी प्लानिंग कमीशन हो गया 15 के बाद अप्रैल 1. तो क्यों ये 5 ईयर्स प्लान बना था? क्यों? ताकि प्लान कर पाए कि आगे क्या करना है ना. सो एग्रीकल्चर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, टैक्स लिया एग्रीकल्चर से, फिर एग्रीकल्चर में फोकस किया. उसके बाद देखिए, उसके बाद ट्रेड में फोकस किया. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स वाज बोथ एक्टिव इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द एम्पायर, मतलब इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, और इस पे भी टैक्स है ना. नाउ सी, क्या ट्रेड होते थे? क्लोथ, स्पाइसेस, जेम्स, वुड, ऑफ कोर्स स्पाइस, है ना. ठंडी वाली कंट्री को यहाँ से क्या चाहिए था? स्पाइसी तो चाहिए था भाई. वास्को ड गामा 1498 क्यों आए? ऑफ कोर्स उन्होंने रूट खोजा होगा, है ना, कोई ना कोई बोल ही दिया होगा, हाँ भाई यहाँ से मिल जाएगा. चुप से पढ़. ये क्यों यहाँ पे आए थे? क्यों वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों यहाँ $45 ट्रिलियन लूट करके लेके गई? क्यों भाई? इंडिया सोने की चिड़िया थी, भारत अभी भी है ना. सो प्राउडली एन इंडियन. The state controlled mines and made sure weights was measured weight standard, है ना. अब देखिए, स्टेट कंट्रोल्ड माइंस, जैसे कि आप समझ रहे हो कि स्टेट का, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था और उसका मेजरमेंट्स पे, उसका ये नो ट्रांजैक्शंस पे. नो से स्टैंडर्ड पंच कॉइन्स मेड ट्रेड इजियर. अब वहाँ का एक ट्रेड को बढ़ाने का जो मॉनिटरी जो थिंग था वो भी था. यहाँ पे कॉइन आप देख सकते हो, पंच मार्क्स, क्योंकि चाहे कोई कॉपी ना कर पाए इसलिए. क्राफ्ट्स, मेकिंग गुड्स वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑफन कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. आर्टिशियंस वर्कड इन ग्रुप्स. देखिए, जितने भी कलाकृति वाले व्यक्ति थे वो एक संगठन में काम करते थे और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न था उनका काम करने का. जैसे पोट्री हो गए हमारे यहाँ भी, यू नो एक जगह है कवाकली बोल के, वहाँ पे भी आर्टिशियंस को काफ़ी इज्जत मिलती है और मेला भी लगता है, लगना भी चाहिए. वेरी गुड इनिशिएटिव. नो सी, टैक्सेस. द मॉडर्न गवर्नमेंट हैड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू कलेक्ट मनी, है ना. यही चीज़ है, एक स्टेट पे अगर टैक्स कलेक्शन का एक बहुत अच्छा सॉरी मैं क्या फिर से कहना चाहता हूँ, अगर कोई स्टेट अपने टैक्स कलेक्शन का जो पोर्टल है उसको स्ट्रॉन्ग बना ले, है ना, और हर एक नागरिक से यही इंश्योर करे कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो देश अपने आप आगे जाएगा. एंड वन मोर थिंग, और ये भी, ये जो बजट का प्रेजेंटेशन है इसको भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन तरीके से करें.
if I'm taking 100, I should have, hisab of 100, not 99. Understood? Anyways, come on. Fees were charged for good entering cities. देख रहे हो, import duty ले रहे हैं यहाँ पे. Now government control. The state had full control over important industries like mining, salt and weapons. है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट. है ना, कोई स्टेट तभी पीसफुल हो सकता है जब हर एक डिपार्टमेंट का फुल कंट्रोल हो उसके पास. Anyways, but government should ensure that it's working good, है ना, by checks. Caste systems. The old four caste system, priest, warriors, merchant, laborers, existed, but maybe not as strictly. देखिए, ठीक है, यही तो चीज़ था, इसीलिए तो ये मौर्यन सोसाइटी अच्छे से चला ना, उतना मे बी नॉट स्ट्रिक्टली, इट वॉज नॉट सो स्ट्रिक्ट. Emperor Ashoka's Dharma encouraged harmony and respect for all people and groups. ठीक है, वो सबके लिए खुले थे, सबके लिए मतलब इक्वल भावना से देखना, हर इंसान को इज्जत करना, अपनाना. सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान को मैं अपनाऊँ और अपना मानूँ. ठीक है. Slavery. Slaves existed. Through some records suggest their condition might have been different or better than in other places like Greece. ठीक है, तो स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ग्रीस से तो तुलना में कम है. खैर, स्लेवरी अभी भी एग्जिस्ट करती ही है, बस लोगों को दिखता नहीं है. फैमिलीज. लार्ज जॉइंट फैमिलीज आर कॉमन विद द ओल्डेस्ट मैन इन चार्ज. मतलब कि फैमिली में भी जो सबसे ओल्ड है, जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, वो शी वॉज द पर्सन who generally used to be he or she was the person who generally used to be the head of the supreme power of the house, who used to had. Women generally had less importance. I mean, women तो 50% ऑफ घर की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन उसको उतना हक नहीं मिल पाता है. उसका हार्ड वर्क इज़ नॉट काउंटेड इन द GDP ऑल्सो. इसलिए महिला जी पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी को, क्योंकि योर हार्ड वर्क इज़ नेवर काउंट. वेरी सॉरी टू से दैट. City versus village. Society was divided between city dwellers, officials, merchants, artisans, and many farmers in villages. तो शहर भी अपन डिवाइड कर सकते हैं. हायर लेवल पे ऑफिशियल्स, कोई मर्चेंट्स काम कर रहे हैं, कोई आकृति बना रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई काम, कोई ब्लैकस्मिथिंग कर रहा है. रिलीजन. Old Vedic traditions continued, but Buddhism and Jainism became very popular, स्पेशली विद अशोका सपोर्ट. अशोका के सपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत एंथुसियाज्म मिला. दिस लेड टू मैनी डिफरेंट रिलीजन्स एक्सिस्टिंग टुगेदर. अशोका प्रमोटेड टॉलरेंस. देखिए, है ना, अभी तो नो टॉलरेंस पॉलिसीज चल रहा है. लर्निंग. देयर आर प्लेसेस फॉर लर्निंग लाइक तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ऑफ कोर्स, ये लोग जलाया नहीं होता तो आज आगे भी भारत में लोग चाइना से आते थे. कहाँ से लोग आते थे, ये सब जो यूसियांग आए, इबन बतूता, ये सब जो है ना, और भी इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ है ना. क्योंकि वी वेर द प्राइम सेंटर फोकस ऑफ द वर्ल्ड. हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार था यार, है ना, अभी भी है, लेकिन अभी लोग प्रेफर करते हैं स्टैनफोर्ड, MIT में जाना. अभी अगर ये सब यूनिवर्सिटीज़ होते तो लोग यहीं पे रहते, क्यों भागते. Anyways, now see, question number 7. Discuss briefly the early state formation in the Deccan. Now see, Deccan कहाँ पे आपको पता है. मैं एक मैप लगा दूंगा जिससे आप समझ जाओ कि Deccan एक्चुअली है कहाँ पे. ठीक है, सो Deccan इज बेसिकली द डाउन पार्ट, और यू कैन से द लोअर पार्ट ऑफ भारत. ठीक है, when mostly started a few centuries before Christ BC. Influences shaped by its unique land. देखिए, लेकिन में सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि उनके पास एक बड़ा कोस्टल रीजन्स मिल जा रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, है ना, पेनिनसुला प्लेटू टाइप, और जिसकी वजह से ट्रेड्स में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया आपको, है ना. आपको नॉर्थ और साउथ कनेक्टिविटी मिल गई, आपको साउथ से पूरा वर्ल्ड में आपको कनेक्टिविटी मिल गई, इंडो पैसिफिक मिल गया पूरा आपको, जो है इंडियन ओशंस वाला रीजन. ना, बिग स्टोन ब्यूरियल्स, आयरन. The time of large stone burials, megalithic period around 1000 BC to 300 century saw iron spread. ठीक है, iron tools helped clear forest and expand farming, creating a base for a layer plus. कोई बात नहीं, आगे बढ़िए. ट्रेड रूट्स वाला आपको समझा दिया मैं. नेचुरल रिसोर्सेज, यस, आयरन माइल्स, और ये जो नदी के किनारे जो ज़मीन होती है ना, वहाँ पे फर्टाइल रिवर एरियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वहीं पे अलुवियल सॉइल आपको मिलता है. ठीक है,
ना सी ऑर्गेनाइज सोसाइटी, संगठित समाज का में क्या क्या चीज़ होता था। द लार्ज स्टोन ब्यूरियल सजेस्ट दैट पीपल वर बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज एंड हैड क्लियर सोशल लेवल्स। ऑफ कोर्स अगर कहीं पे कोई भी मृत शरीर को दफनाया जा रहा है या जलाया जा रहा है या कुछ भी सेरेमनी हो रहा है, क्रियाक्रम हो रहा है, इसका यह मतलब है कि लोग संगठित हैं, लोग आ रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ना। लोगों का आपस में मेल जोल है। मेन रूलर्स एंड अर्ली स्टेट्स, सातवाहनास, द बिगर अर्ली स्टेट, they controlled rich river valleys and important trade routes. They made their own coins and supported both Buddhism and traditional Hindu beliefs. अभी देखिए, ये उस टाइम का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था, क्योंकि उसके पास नदी किनारे का तट और जो ट्रेड के जो तट है वो खुले रहते थे और वहीं पे उनका टेरिटरी था। और वो सातवाहनास जो है ना, वो अपना कॉइन खुद बनाते थे, अपना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होता था वो उनका खुद होता था। जैसे कि अमेरिका का डॉलर है, हमारा ये है, कहीं का पस्तो है, कहीं का रुपया है, कहीं का रुफिया है ना। तो पस्तो, आई मीन इट्स अ लैंग्वेज, आई एम सॉरी। अदर ग्रुप्स, स्मॉलर रूलर्स एंड चीफ्स ऑल्सो एग्जिस्टेड। छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे रूलर, छोटे छोटे चीफ भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। ऑफन गोइंग ऑन ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ अर्ली दक्कन स्टेट इकोनॉमी, अ मिक्स ऑफ फार्मिंग एंड ट्रेड एंड एक्टिव ट्रेड। पोर्ट सिटीज ऑन बोथ कोस्ट वेर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ट्रेड के लिए पोर्ट चाहिए भाई। आज भी देखो कार्गो में कितना सामान लेके जाओगे आप, है ना, सब तो नदी के ही वहीं से जाते हैं, है ना। नाउ से सिटीज, टाउन्स लाइक पैटर्न एंड अमरावती grew serving as centers for government, businesses and religion, है ना। ये पैटर्न और अमरावती ऐसे टाउन्स थे जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रख रखाव से या बिजनेस के रख रखाव से, रिलीजन के रख रखाव से थोड़ा इंपॉर्टेंट माने जाते थे सातवाहनास टेरिटरी के अंदर, ठीक है। कॉइन एंड गवर्नमेंट, सातवाहनास यूज्ड many coins showing a money based economy and as organized government, ठीक है। अपने कॉइन्स खुद बनाते थे, तो अपना जगह का मालिक वो लोग खुद थे, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस में चलते थे, तो अपना एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन उन्होंने रखा था। नाउ मिक्स्ड रिलीजन, यस, धार्मिक रूप से भी भिन्न थे लेकिन वो एक थे। दिस स्टेट जनरली सपोर्टेड बोथ हिंदू ट्रेडिशंस एंड द न्यू बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। बौद्ध को भी मानते थे, जैनिज्म को भी मानते थे और हिंदुइज्म को भी मानते थे। चलिए, तो यहाँ से ये ख़त्म होता है। अभी हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 आजीविकास में, ठीक है, जिसमें से कोई तो आपको लिखना है। अगर आ जाए ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, आप बस फोकस करें आजीविकास। अब देखिए आजीविकास कौन थे। आजीविकास ऐसे लोग थे जो इधर उधर घूमते थे, ठीक है यार। वो मॉन्क थे, वो भी प्रीस्ट थे, लेकिन उनका अपना एक मत था, मत मतलब आइडियोलॉजी था। यह था कि वो नियति में पूरा विश्वास करते थे, मतलब जो होगा नियति में आगे से लिखा है। ह्यूमन एफर्ट का कोई सेंस उनके सामने नहीं बना था। यही था उनका लॉस मतलब कि यही था उनके रिलीजन को ख़त्म होने का, समाप्त होने का जड़। क्योंकि ह्यूमन एफर्ट नहीं चाहिए, मतलब सोए रहो पैसे बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा, मेहनत करना पड़ता है ना। उसी इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, इट्स ऑल सेम। उसका फाउंडर था गौशाला मस्करीपुत्र, देन प्रैक्टिसेस। दे लिव वेरी स्ट्रिक्ट, और अपना बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतमय जीवन को व्यतीत करते थे, बहुत डिसिप्लिन अनुशासन में अपने जीवन को रखते थे, ठीक है। नाउ सी, बिकॉज दे थॉट इट वाज देयर डिस्टिंक्ट पाथ, क्योंकि वो सोचते थे कि यही उनका सही बात है, यही उनका न्याय है। अब क्या है कि मैं अगर चश्मा लगाता हूँ तो मुझे दुनिया काली ही दिखेगी दोस्त। जब मैं चश्मा हटाऊंगा तब समझ में आएगा, अच्छा दुनिया तो साथी है, गोरी है ना। सो जब तक हमारे आँख के सामने वो चश्मा लगा रहेगा, तो सेल्फ हीरोइज्म देखने का, तब तक वी कांट सी द गुड इन अदर पीपल, व्हिच आई फेल्ट वे बैक, you know, at the time of lockdown, after that also. Practice of faith, popular for some centuries, even supported by Mauryan kings like Ashoka भी support करते थे, but their belief that effort does not matter probably made less popular than Buddhism and Jainism, and they died out by 14th century. तो 14वीं शताब्दी के अंत में उनका जो ये रिलीजन था ये भी समाप्त हो गया, बस एक ही ख्यालात की वजह से, क्योंकि वो ये सोचते थे कि कर्म प्रधान नहीं है, नियति प्रधान है। तो नियति को प्रधान मानिए और घर में बैठे रहिए भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तामिलहम, क्या है ये तामिलहम, ये जानते हैं। रिलीजन और सॉरी रीजन कहाँ पे है, तमिल पीपल, ऑब्वियसली तमिलनाडु में तमिलियम का ही उल्लेख हुआ है तो होगा। कवरिंग पार्ट्स ऑफ टुडेज तमिलनाडु, केरला एंड नियर बाई एरियाज। आइडेंटिटी हैड इट्स ओन यूनिक कल्चर एंड लैंग्वेज, अपना ही भाषा, अपना ही संप्रदाय का कल्चर ये लोग फॉलो करते थे। और डेवलपिंग सेपरेटली फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, जैसे कि हमारा दिल्ली, गुड़गांव, ये सब के रीजन्स हो गए, इससे अलग अपना साउथ में आराम से अपना अलग एक उनका धारणा चले आ रही थी। अर्ली हिस्ट्री, सो इसका इतिहास क्या है, गौरवपूर्ण इतिहास। नोन फ्रॉम एंशियंट तमिल पोइम्स, Sangam literature around 300 BC to 300 century, which talk about three main kingdoms, Cheras, Cholas and Pandyas। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। संगम, संगम होता था वो तमिल पोएट्स का एक लता नहीं था संगम, जिसमें सब कहाँ कहाँ दूर दराज से आते थे लोग और अपने अपने गीत सुनाते थे। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान इंद्र जी के उस समय काल से चली आ रही है, ठीक है। संगम उस समय से लगा चले आ रहा है और अभी तक चल रहा है। मैंने कभी पढ़ा था कहीं पे, अभी याद नहीं आ रहा है। Economy and society based on farming, rice, animal raising, and thriving sea trade. Traded a lot with the Roman Empire and Southeast Asia, spices, pearls, and textiles. Society had different levels, warriors, farmers, artisans। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रोमन एम्पायर के साथ उनका जो बिजनेस था ऑपरेशनल काफ़ी ज़्यादा था। साउथ ईस्ट एशिया में वो लोग ट्रेड करते थे किस चीज़ का, स्पाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीयर्स मोती, टेक्सटाइल। देखिए एक मोती मैं भी पहन के रखा हूँ, आपकी वीडियो में दिख रहा होगा, काफ़ी आगे से पहना। सोसाइटी हैड डिफरेंट लेवल्स, वॉरियर्स, फार्मर्स एंड आर्टिशंस। कल्चर, रिच लिटरली ट्रेडिशन, लिटररी है ना, ट्रेडिशंस, यूनिक लोकल रिलीजन्स, वर्शिप ऑफ मुर्गन एंड डिस्टिंक्ट बिल्डिंग्स स्टाइल्स। सो काफ़ी ज़्यादा रिच, मतलब कि होता है ना कि जैसे कि भारत में हिंदी और हम सब एक दूसरे को आप करके बुलाते हैं, जी करके बुलाते हैं, बंगाली में आपने करके बुलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखो यू कम यू गो, है ना। अपना इंडिया का कितना यूनिक है ना, कितना रिच कल्चर है ना। सो इन द सेम वे आई मीन उस समय का कल्चर रहा था। देन यू टॉक अबाउट इंडो ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर सी, लेट अस डिस्कस। यहाँ देख सकते हो इंडो ग्रीस में क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन थे, आइए स्टडी करते हैं। कौन थे वे? ग्रीक किंग्स हु रूल्ड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गांधार और पंजाब के जो इर्द गिर्द जो इलाके। आफ्टर द मौर्यन एम्पायर फेल, जब मौर्य समाज का एंड हुआ उसके बाद ग्रीक किंग्स जो अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गांधार, पंजाब में राज किए। और जिन कहाँ से इनका ऑरिजिन है, डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक फ्रॉम बैक्ट्रिया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया में उनका क्या इम्पैक्ट रहा? कॉइन्स, दे वर द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक डिटेल्ड कॉइन्स विथ रूलर्स फेसेस एंड ग्रीक गॉड्स। सो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने कॉइन बनाया, और किस तरीके का कॉइन था, उसका आकृति कैसा था, वो जो उसका राजा है ना, महाराजा है ना, उसका सेम फेस का सिंबल, सील उसमें प्रिंटेड होते थे। देन यू हैव आर्ट, लेड टू द गंधारा आर्ट स्टाइल, मिक्सिंग ग्रीक एंड इंडियंस आइडियाज, स्पेशली इन बुद्धा स्टैचूज। सो आर्ट के स्टाइल क्या था, गंधारा स्टाइल आर्ट था, है ना। और उसमें ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस था, ग्रीस का भी था, स्पेशली किस, बुद्ध जी के स्टैचू पे। देन यू हैव ट्रेड, हेड बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं तो ट्रेड तो वहाँ होना ही था। देन यू हैव रिलीजन, मैनी लाइक किंग मेनेंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडो ग्रीक आ ही सकता है, मेनेंदर, पौरुष, ये सब सुने हो आप, बिकेम बुद्धिस्ट, हेल्पिंग द रिलीजन स्प्रेड इन द नॉर्थ वेस्ट। और कैसे इसका डिक्लिनेशन हुआ? देयर रूल एंडेड एज अदर ग्रुप लाइक साकास एंड कुशानस इन्वेडेड। शाकास और कुशानस के आक्रमण की वजह से ये इंडो ग्रीक का जो राज था वो खत्म हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आने वाला है, दैट इज अशोक का कलिंग वॉर। सो लेट अस बिगिन। यू हैव हियर कलिंग वॉर्स। Event, a very important and brutal war between Emperor Ashok's Mauryan Empire and the independent kingdom of Kalinga, modern Odisha, ठीक है। सो कलिंग का वो एरिया लेने के लिए, कलिंग ऐसा माना जाता था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था, जैसे कि जब दिल्ली सुल्तानेट का वॉर हुआ, ठीक है, 1206 से 1707,
उसके बाद ही तो पहले स्लेव डायनेस्टी आई है, वो है। तो ये क्यों? दिल्ली की गद्दी लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली माना जाता था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से इंडिया को चलाया जा सकता है। फिर चेंज किया गया दौलताबाद, यहाँ हुआ क्यों? तो वैसे ही उड़ीसा को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता था किंगडम ऑफ कलिंग को, ठीक है। रीजन, कलिंग वॉज रिच एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड अशोका वॉन्टेड टू ऐड इट टू हिज एम्पायर, ठीक है। वो चाहता था अशोक की अपने टेरिटरी को बढ़ाए और वो जो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेड के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट स्टेट रहा है उसको अपना में शामिल कर ले। देन यू हैव वॉर आउटकम, एक्सट्रीमली वायलेंट, causing huge number of deaths and sufferings. Ashoka's own words confirm this. क्या उन्होंने कहा? वॉर काफ़ी ज़्यादा, आप सर्च करना, इतने लाखों लाखों संख्या में फेटल इंसान हुए थे, खून की नदियाँ बही थी और उसका खौफ इतना था कि तो युद्ध के काफ़ी सालों बाद तक भी लोग डरा करते थे। लेकिन अशोक ने वो सब छोड़ के वो बुद्धिज़्म को अपना लिए थे। वो ये सब छोड़ के चले गए थे दूसरी जगह, आई होप मध्य प्रदेश या कहीं पे चले गए थे। लेकिन उनका खौफ इतना था ना कि कोई फिर से आक्रमण करने नहीं आया। नाउ सी अशोका's change. The war shocked Ashoka, making him convert to Buddhism. उसको ये एहसास होने लगा कि इतने इंसान जो अपने जीवन को ख़त्म करके गए हैं, इसका कहीं ना कहीं दोषी मैं हूँ, गिल्ट होने लगा उसको। He stopped fighting for conquest and adopted Dhamma Vijaya, conquest through goodness. अच्छाई से ही विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको ऐसा लगने लगा और उसने धामा विजय को अपनाया। He dedicated himself to spreading peace, non-violence and social welfare based on Buddhist ideas. तो वो अपने आप को बुद्धिज़्म के जो तौर तरीके हैं और जो स्प्रेड पीस करने लगे, शांति और अमल का प्रतीक बनने लगे, नॉन वायलेंस को प्रीच करने लगे, एज लाइक गांधी जी, बट मैं पोस्ट का फ़ैन हूँ, एंड सोशल वेलफेयर बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट आइडियाज़, ठीक है, और जो सामाजिक कार्य में जुड़ने लगे। This war changed him and Indian history, leading to a period of peace and the spread of Buddhism. और इसी तरीके से ये जो कलिंग का वॉर है वो इंडियन हिस्ट्री को एक रिमार्केबल प्रेजेंस देता है और यहीं से जो अशोक जी हैं वो बुद्धिज़्म को अपनाते हैं और ये शांति और अमल और प्यार का बुद्धिज़्म के प्रति होना ऐसे चलते रहता है ना। पीरियड ऑफ पीस ऑफ एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, है ना। बुद्धिज़्म का ऐसे ही फैलाव पूरे भारतवर्ष में चला, बौद्ध धर्म ऐसे ही विकसित हुआ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मेरे कुछ बातें थोड़े ध्यान से सुनिएगा और 2 मिनट देखिएगा इस हिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने वाला टॉपिक है, इसलिए मुझे नियरली 2 घंटे लग गए इसको समझाने में। आप अगर यही चीज़ पढ़ लेते हो ना, आई गारंटी यू 60% मार्क्स। लेकिन अगर जो नोट्स मैंने टेलीग्राम पे दिए हैं इसको भी बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, है ना, तो you can score more than 80 to 90%, I guarantee you on that note. On that note, I would like to sign off. This is Amresh Bharti. Thank you for your time.